सर्किल के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। वृत्त क्या है ये सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त है क्या। सब लोग कंगन देखे होंगे, कंगन का डिजाइन कैसे बनता है, चूड़ी क्या होती है, साइकिल का रिंग जो है ये क्या है। तो जो साइकिल का रिंग होता है वो एक वृत्ताकार आकृति होती है, ठीक है। और जो कंगन होता है, अंगूठी होती है, ये सब वृत्त की आकृति होती है, ठीक है। थिंकिंग उनकी गलत होती है। वृत्त और गोला में डिफरेंस होता है। देखो वृत्त की बात हो तो वृत्त कुछ इस टाइप का होता है, और गोला की बात करें तो देखो गोला गेंद देखेंगे, आप देखें गेंद कैसी आकृति होती है, फुटबॉल की आकृति देखो ऐसी, ये फुटबॉल होता है ना, तो ये फुटबॉल जो है इस टाइप का होता है, और वृत्त इस टाइप का होता है। तो इसको हम वृत्त कहेंगे और इसको गोला कहते हैं, ठीक है। तो आप गोले को वृत्त नहीं कहिएगा कभी। आप देखो ये वृत्त है तो यहाँ देखो ओरिजिन पॉइंट होगा, तो जैसे साइकिल का रिंग होता है तो उसमें एक धुर्रा लगाया जाता है, तो धुर्रा जो है उसके सेंटर पर होता है, केंद्र के पास होता है, और वहां से बहुत सारी तिल्लियां उसमें लगाने के काम कर दिया जाता है, ऐसे तिल्ली उसमें लगा दी जाती है। ये वृत्त पर ही निर्भर करता है, वृत्त को ही यह डिजाइन दिया जा सकता है, ठीक है। और जैसे 5 रुपए या 10 रुपए की जो सिक्के चल रहे हैं, प्रचलित हैं, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के हैं, तो जो सिक्का है मान लो 5 रुपए, तो ये भी वृत्त है, ये एक वृत्त का डिजाइन देता है। अब यानी ऐसी आकृति को ही वृत्त कहना है। वृत्त और गोले में अपना डिफरेंस समझिए। अब बताते हैं कि वृत्त जब हम बनाएंगे तो उसका एरिया डिफाइन करने को कहेगा, उसकी परिधि की बात होगी, ये सब क्या है, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त बना कैसे है, ठीक है। तो वृत्त की परिभाषा आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे, वृत्त का परिभाषा एक, देखो एक निश्चित एक निश्चित बिंदु के परितः एक निश्चित बिंदु के परितः, ठीक है, एक नियत दूरी से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के परितः निश्चित, ठीक है, समान दूरी पर लिए गए बिंदु O से बनी आकृति कहलाती है, ठीक है बाबू, ये वृत्त कहलाती है। अब देखो कैसे, मान लो एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर फिक्स पॉइंट ले लिया, अब बताना एक निश्चित बिंदु के परितः, निश्चित बिंदु हो गया, ठीक है, इसके परितः समान दूरी, यहाँ से समान दूरी पर यह ले लो बिंदु, या इधर समान दूरी पर बिंदु ले लो, इधर समान दूरी पर, मतलब जितना सब और दूरी समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान दूरी पर हम बहुत सारे बिंदु ले लीजिए, ठीक है, ऐसे इससे समान दूरी पर बहुत सारे ऐसे बिंदु ले लिया गया, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को जब हम मिला देंगे, इन सभी बिंदुओं को जैसे ही मिलाया गया तो जो आकृति बन गई, यह आकृति क्या हो गई, वृत्त हो गई, ठीक है। यही क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। अब यही पर पूछ सकता है परिधि बताओ, तो परिधि सबसे बड़ी जीवा कोई परिधि नहीं, सबसे बड़ी जीवा की बात होगी तो व्यास की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अभी रुकिए थोड़ा सा, तो अभी हमने बता रहा था कि एक निश्चित बिंदु के परितः समान दूरी, मतलब एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक चक्कर चली गई, तय की गई दूरी परिधि कहलाती है। मान लो एक निश्चित बिंदु हो गया, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर यह समान दूरी हो गई, चाहे इधर लेंगे तो समान दूरी हो गई, तो यहाँ से इसके चारों तरफ एक चक्कर दूरी चल दो, एक चक्कर जैसे यहाँ से एक चक्कर हमने दूरी लगाया, चल दिया, यह तय किया, तो ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, परिधि, ठीक है, परिधि हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यानी
कि या इसको देखो, वह निश्चित बिंदु जो होता है वृत्त का, जहाँ वृत्त बनाने के लिए जो हम निश्चित बिंदु लेते हैं उसको केंद्र कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। तो आप कहेंगे कि केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर केंद्र के परितः, या समान दूरी से केंद्र के परितः एक चक्कर चलने में तय की गई दूरी परिधि कहलाती है। यही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो वृत्त की, जब वृत्त को हम तोड़ेंगे ना बाबू, देखो आई वृत्त है ना, इसको मान लो वृत्त यहाँ से तोड़ दिए या यहाँ से तोड़े, ठीक है, यहाँ से तोड़े और उसको मान लो सरिया से बनाया गया है और एक किनारे से तोड़ के उसको फैला रहे हैं, तो जब तोड़ेंगे तो कुछ इतना लंबा हो गया, ऐसे इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। तो यह जो लंबाई है यही इसी को मोड़कर वृत्त बनाया गया था। क्या आप कह सकते हैं कि वृत्त की संपूर्ण वृत्त की लंबाई, पूरा वृत्त जो है उसको तोड़ने पर कुल जो लंबाई है वही क्या है? परिधि है, वृत्त की परिधि है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त की परिधि लिखेंगे 2 पाई r, ये फार्मूला हो गया। आज अब एरिया की बात होगी तब, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, केवल पाई r स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मिला कहाँ से, ये आया कहाँ से, तो इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना आप लिखेंगे तब उसको मिटा के पुनः बता रहे हैं, ठीक है। अब आता है, अब हम लोग जानेंगे वृत्त का अभ्यंतर और वृत्त का बहिर्भाग, जबकि इसके एक्स्ट्रा हमने पहले ही जान लिया, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक हमने लिया वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। देखो थोड़ा सा इधर उधर बन जा रहा है, तो वृत्त के अंदर जितना कुछ होगा इसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर, या कह सकते हो अंदर का भाग, और वृत्त के बाहर का कहते हैं बहिर्भाग, ठीक है, बहिर्भाग यानी बाहर का भाग, ठीक है। अब देखो इससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, मान लो यहाँ पर लिख देता है A P B C F N K U। अब तुमसे पूछा जाएगा कि अंदर के और बाहर के बिंदुओं को बताओ, ठीक है, अंदर के बाहर के बिंदुओं को बताओ। तो आप कहेंगे अभ्यंतर, कौन कौन है भाई? अभ्यंतर भाग, ठीक है, अभ्यंतर भाग क्या है? A K P M, ये अभ्यंतर भाग है या अभ्यंतर बिंदु है, ठीक है। जितना जन बाहर बने बहिर्भाग हो गए, बहिर्बिंदु हो गया, ठीक है। अंदर का इंटीरियर पार्ट हो जाएगा और बहिर का मतलब हो गया एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आता है वृत्त का जीवा, वृत्त की जीवा का, वृत्त की जीवा। तो बताओ कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये हो गया वृत्त, ठीक है। अब केंद्र, यहाँ वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र को छोड़कर, वृत्त के केंद्र को छोड़कर कहीं से अगर कोई रेखा खींच दिए और वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट दिए, ठीक है, अगर कहीं से भी हम कोई रेखा खींच दिए और वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट दिए लेकिन केंद्र को छोड़कर, तो ये क्या होती है? इसी को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं,
वृत्त की जीवा, ये क्या है? जीवा है, जीवा है। ठीक है, वृत्त का अगर बात हो, वृत्त की व्यास, वृत्त की व्यास या वृत्त का व्यास। अब देखो, वृत्त के केंद्र से, के केंद्र से होकर अगर कोई रेखा हम खींच दिए, अब ओ से होकर, केंद्र से होकर जा रही है, तो वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, इसको यानी ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे क्लिप से जाए, इसी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। क्या? हाँ, यह जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर अभी कर लो तो वृत्त की त्रिज्या, अब देखो जो पहले बताना चाहिए, अभी तो इसके पहले हम लोग जान लिए केंद्र और वृत्त के परिधि पर कोई भी ले लो, ओपी, तो बीच की जो दूरी हो गई ना, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि, यह परिधि है, ठीक है, के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है। यानी व्यास को d से डिनोट करते हैं, तो d बराबर 2r होता है। ठीक है, अब आ गए चाप की अगर बात करें, वृत्त 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 का चाप, अब देखो ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, तो ये बताओ जो जीवा है ना, तो जीवा वृत्त को 2 भागों में काट रही है। तो वृत्त के एक भाग बड़ा दिख रहा है, एक भाग छोटा दिख रहा है। तो ये जो छोटा परिधि दिख रहा है ना, इतना दूरी, ये वृत्त का चाप है। इसी को वृत्त का क्या कहना है? चाप कहना है। लेकिन छोटा दिख रहा है तो इसको कहते हैं लघु चाप, लघु चाप। और ये तुमको बड़ा दिख रहा है तो इसको कहना है दीर्घ चाप। ठीक है, दीर्घ चाप। ठीक है, इसी में समझ लो, पहले तो यह दूरी लघु चाप हो गई, यह दूरी दीर्घ चाप हो गई। लेकिन ये तो इतना भाग कट रहा है ना, वृत्त का कटा हुआ भाग है, इसको कहना है लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। हाँ, ये बढ़त दिख रहा है तो इसको कहना है दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन अभी ये जो व्यास है, व्यास अभी देखो यहीं पर थोड़ा सा काम कर देते हैं तमाम। तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, चलो एक स्टेप ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। अरे ये तो इसी में कहना है। देखो अर्धवृत्त में क्या, अगर केंद्र है ना बाबू, तो केंद्र से होकर जो रेखा जाती है वो व्यास कहलाती है। तो व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक भाग जो है ना वृत्त का, तो मान लो चाहे यह ले लो चाहे यह ले लो, तरबूज है हमारे पास और उसको बीचों बीच में से काट दिए, तो आधा आधा हो गया ना। या रोटी को 2 भागों में तोड़ दो बराबर बराबर, आधा हो गया। उसी प्रकार वृत्त को हमने केंद्र से जाती हुई रेखा खींच दिया, इतना भाग जो है ना बाबू, इतना भाग, इसको कहना है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, यानी केंद्र से जब व्यास खींच दी जाती है तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को आपको याद रखना होगा। त्रिज्या खंड, चलिए त्रिज्या खंड बता देते हैं पहले, इसको उसे हम बता दे रहे हैं, कभी इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, वो तो फिगारा बना के जाए। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। वृत्त 1 नंबर, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, वृत्त के केंद्र और वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, ठीक है, त्रिज्या कहलाती है।
त्रिज्या है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। ऐसे अगर इनका एक फिगर चाहे तो देखो यहाँ ये हो गया, क्या केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। आप परिधि पर कोई भी पी ले लिए और इसको मिला दीजिए, यही क्या होगा, त्रिज्या। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा या वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ऐसे कह सकते हैं वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कैसे होता है भाई, यहाँ देखो, इसको भी इधर बढ़ा दो, यह आर है और ये आर बने तो हो गए पीक्यू। यहाँ पर पीक्यू जो है 2r या d बराबर 2r कर सकते हैं। यह व्यास की बात हो गई। अगर वृत्त की, इसके बाद अगर देखा जाए तो जीवा की बात करते हैं। जीवा, वृत्त की जीवा। तो वृत्त को 2 भागों में, अब बड़ा या छोटा उससे नहीं मतलब, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेदने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है। वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त को 2 बिंदु पर काटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे ये सर्किल है हम लोग का ना, एक लाइन हमने खींच दिया, यहाँ पर PQ पर यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये क्या है, जीवा है। या ऐसे ले लो RS, तो ये क्या है, जीवा है। ठीक है। इसके बाद आपका चलता है वृत्त का क्या, त्रिज्या खंड या चाप। चाप की बात करते हैं। वृत्त का चाप, चलिए ठीक है, वृत्त का चाप की बात करते हैं बाबू। तो चाप क्या है, तो देखो यहाँ पर जो त्रिज्या जीवा है, तो जीवा के एक तरफ से परिधि जो घेरा कर रहा है वही क्या है, चाप है। तो लिखेंगे जीवा द्वारा परिधि का कटा हुआ भाग चाप कहलाता है। जीवा द्वारा परिधि का कटा हुआ भाग चाप कहलाता है। अब रही बात यहाँ पर दीर्घ चाप और लघु चाप है। फिगर से ही केवल समझिए, उसको लिखने की क्या जरूरत है। तो यह है यहाँ से और यहाँ तक, ये हो गया लघु चाप, और इधर का जो है दीर्घ चाप। ठीक है। इसके बाद वृत्तखंड। तो देखो जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो छोटे भाग को लघु वृत्त खंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। जीवा द्वारा 2 भागों में विभाजित वृत्त के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख लो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड और अर्धवृत्त, चलिए इसको हटाएंगे तब ना।
केवल यही लिख देते हैं अर्ध वृत्त। तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा या वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, चलो यहाँ पर इसके लिए फोटो बना देते हैं। यहाँ पर सेंटर है इसका, जो रेखा खींच दिए हैं तो यह वृत्त को दो भागों में बांट दिया, यह हो जाएगा अर्ध वृत्त, यह भी हो गया अर्ध वृत्त। इस तरीके से टूट जाते हैं। अच्छा सर जी, अगर PQ बराबर 2R D बराबर 2R है वो दूसरा है ना, व्यास का व्यास है वो, व्यास ना व्यास होता है, इसमें लिखा है जीवम लिखा है। चलिए इस तरीके से इनको, अब इसके मतलब इसको जानने के बाद हम लोग का सीधे प्रश्नावली में यही पूछा जाएगा। त्रिज्या खंड को त्रिज्या खंड इसको हटाते हैं। 3 गो आइए अगर 7 नंबर त्रिज्या खंड, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ फिगर से समझ लीजिए, एक हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, कितना भी त्रिज्या खींच लें तो वो तो बड़ा छोटा होगा नहीं, सेम होता है। अगर हम दो त्रिज्या खींच रहे हैं तो त्रिज्या के अंदर के जो भाग है ना, वृत्त में हमने दो त्रिज्या खींचा और त्रिज्या के अंदर का जो भाग है ये त्रिज्या खंड कहलाता है। यानी दो त्रिज्याओं के बीच, दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, वृत्त में या एक ही वृत्त के दो त्रिज्या, एक ही वृत्त के दो त्रिज्या के बीच का भाग वृत्त खंड, त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, यह क्या है, त्रिज्या खंड है। तो इसमें भी हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, और यह जो है ना दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज के प्रश्न को स्वयं सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर डाउट होगा तो हमसे पूछेंगे।